पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि शीत युद्ध क्या है। उससे आगे द्विध्रुवीय व्यवस्था। द्विध्रुवीय व्यवस्था किसे कहते हैं? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 से लेके 1991 का जो बीच का जो पीरियड है, इसे हम द्विध्रुवीय व्यवस्था के नाम से जानते हैं। इस समय विश्व दो महाशक्तियों के बीच में बटा हुआ था और दोनों महाशक्तियाँ अपना अपना प्रभाव बढ़ाने के पूरा प्रयास कर रही थी। एक शक्ति यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रसिया, दूसरा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। विश्व के ज़्यादातर देश इन्हीं दो शक्तियों में बटे हुए थे। इसे हम द्विध्रुवीय व्यवस्था कहते हैं। इसके विपरीत एक ध्रुवीय व्यवस्था 1991 के बाद सोवियत संघ का विघटन हुआ, सोवियत संघ कमज़ोर हुआ, विश्व में केवल एकमात्र शक्ति बची अमेरिका। तो कुछ विद्वान का मत है कि विश्व एक ध्रुवीय व्यवस्था की तरफ पहुँच गया। इन दोनों व्यवस्थाओं से अलग बहुध्रुवीय व्यवस्था। बहुध्रुवीय व्यवस्था के अंतर्गत जो शक्ति का केंद्र है वो एक जगह या दो जगह न होके विश्व के अन्य देश हैं वो भी शक्तिशाली हो रहे हैं, जिसमें चीन है, भारत है, ब्राज़ील है, दक्षिण अफ्रीका है। ये जो देश शक्तियों के रूप में उभर रहे हैं, इसे हम बहुध्रुवीय व्यवस्था कहते हैं। अब सैनिक गठबंधनों की नीति। अमेरिका ने अपनी स्थिति मजबूत बनाने के लिए 4 अप्रैल 1949 को एक संगठन बनाया जिसे नाटो, NATO, नॉर्थ अटलांटिक्स ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस संगठन के अंतर्गत अमेरिका और उसके सहयोगी देश शामिल थे। इस संधि में कहा गया कि इस नाटो में शामिल किसी भी देश पे हमला, ये हमला समझा जाएगा, हम सभी पे हमला समझा जाएगा और इस हमले का मुकाबला अमेरिका व उसके मित्र देश सभी मिलजुल कर करें। इसके जवाब में यूएसएसआर ने सीटो बनाया। सीटो में भी यही था। सीटो की फुल फॉर्म बताऊँ आपको, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सीटो में भी यही था कि एक पे हमला सभी पे हमला समझा जाएगा, उसका जो उत्तर सभी मिलजुल कर देंगे। दोनों संगठन बन गए। अब शस्त्रों की होड़। इन दोनों में शक्तियों में शस्त्र जुटाने की होड़ शुरू हो गई और इतने परमाणु बम उन्होंने इकट्ठे कर लिए कि विश्व को एक बार नहीं कई बार समाप्त किया जा सकता था। 1945 में जहाँ केवल सोवियत संघ के पास परमाणु बम थे, वहीं 15 साल के अंतर्गत ब्रिटेन, फ्रांस, चीन ये भी परमाणु संपन्न देश हो गए। ब्रिटेन ने 1952 में, फ्रांस ने 1960 में, चीन ने 1964 में परमाणु बम शक्ति संपन्न देश का दर्जा हासिल कर लिया। बीच में कुछ इन देशों ने परमाणु बम हथियारों पर रोक लगाने के लिए 1963 में आंशिक परमाणु परीक्षण निषेध संधि तथा 1968 में परमाणु अप्रसार संधि हस्ताक्षर किए, लेकिन
हथियारों की दौड़ फिर भी समाप्त नहीं हुई। आगे चलकर भारत ने 1974 में 74 में, इज़राइल ने 1979 में, पाकिस्तान ने 1998 में, 2006 में उत्तर कोरिया ने परमाणु बम शक्ति संपन्न देश की शक्ति हासिल कर ली और ये देश भी परमाणु संपन्न हो गए। अब आगे हम देखेंगे कि शीत युद्ध के क्या एरियाज़ रहे, क्या दायरे रहे। इन दोनों महाशक्तियों ने अपने वर्चस्व के लिए क्या क्या किया। सबसे पहला है बर्लिन की घेराबंदी। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद युद्ध की समाप्ति के बाद जर्मनी के पश्चिमी इलाके जो थे उस पर अमेरिका ने, फ्रांस ने, ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया, जबकि पूर्वी भाग पर सोवियत संघ ने कब्जा किया। इन दोनों भागों में एकीकरण के संबंध में कोई सफलता नहीं मिली। दोनों पक्ष अपने प्रभाव को कम नहीं करना चाहते थे। सहमति न बनने पर 21 सितंबर 1949 को अमेरिका तथा उसके सहयोगी देश थे, उन्होंने अपने जो नियंत्रण वाला जो इलाका था उसमें एक नए देश की घोषणा कर दी, इसे पश्चिमी जर्मनी कहा उन्होंने, अथवा फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी का। इसकी प्रतिक्रिया में तो सोवियत रूस के पास जो इलाका था उसने उसे पूर्वी जर्मनी अथवा जर्मन प्रजातांत्रिक गणराज्य की स्थापना की उसने भी घोषणा कर दी। इस प्रकार 1949 में जर्मनी का विभाजन हुआ। पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। उन्नीस सौ 1990 में जर्मनी का पुनः एकीकरण हो गया और पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी समाप्त होकर केवल एक जर्मनी के नाम से हम जानते थे। दूसरा है कोरिया युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद कोरिया भी इन दोनों की भेंट चढ़ गया। युद्ध के दौरान कोरिया पर जापान का नियंत्रण था, लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद जापान की पराजय होने के कारण जापान की सेनाएं कोरिया से हट गईं। इससे उत्तरी हिस्सों पर साम्यवादी जो गुट थे उनका नियंत्रण हो गया, जबकि दक्षिणी जो उसका एरिया था कोरिया का उस पर अमेरिका व उसके मित्र देशों का कब्जा हो गया। उत्तर कोरिया को रूस व चीन का समर्थन प्राप्त था, दक्षिण कोरिया को अमेरिका व उसके मित्र देशों का समर्थन प्राप्त था। उत्तर व दक्षिण कोरिया में दोनों देशों में समझौता नहीं हो रहा था। दोनों में युद्ध चल रहा था। इस युद्ध की स्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ ने सुरक्षा परिषद में विचार हुआ। सोवियत संघ सुरक्षा परिषद का बहिष्कार कर रहा था,
ऐसी स्थिति में उत्तर कोरिया को आक्रमणकारी देश घोषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की सेनाओं ने उत्तर कोरिया के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की, जिससे मुख्यतः अमेरिका भी इसमें शामिल था। उन्नीस सौ 50 से लेकर 1953 के बीच में 3 साल जो युद्ध चला, उसमें शीत युद्ध चरम सीमा पे था। 1953 में जब युद्ध समाप्त हुआ, समझौता हुआ, तो कोरिया का विभाजन हुआ। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया नाम से 2 देश बने। आज हम जानते हैं उत्तर कोरिया का शासक किम जोंग है, जिसे आज भी चीन और रूस का समर्थन प्राप्त है, जबकि अमेरिका का समर्थन दक्षिण कोरिया की तरफ है। इसके बाद कांगो संकट। दोनों महाशक्तियों ने अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए तीसरी दुनिया के देशों पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया। कांगो जो है अफ्रीकी महाद्वीप में दक्षिण में एक छोटा सा देश है। कांगो 1960 में बेल्जियम के शासन से आज़ाद हुआ था। कांगो एक मिश्रित जाति समूह का देश है, जिसमें आपसी मतभेद रहते हैं। आज़ादी की घोषणा के बाद कांगो के विभिन्न जातियों के मध्य गृह युद्ध आरंभ हो गया। इस गृह युद्ध में अमेरिका तथा सोवियत संघ ने अलग अलग विरोधी गुटों का समर्थन किया, जिससे वहाँ पर शीत युद्ध का प्रभाव और बढ़ गया। बेल्जियम ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के नाम पर 1960 में कांगो में सैनिक तैनात कर दिए। कांगो की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में से बेल्जियम की सेना वापस करने की मांग की। संयुक्त राष्ट्र संघ की सेनाएं कटंगा प्रांत को छोड़कर कांगो के सभी प्रांतों में पहुंच गई। इस संबंध में प्रत्यक्ष बातचीत के लिए जब संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कांगो जा रहे थे, तभी रास्ते में विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना से दोनों महाशक्तियों ने कांगो में अपना अप्रत्यक्ष जो हस्तक्षेप था उसे बंद कर दिया और कांगो में शांति की स्थापना हुई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है क्यूबा संकट। क्यूबा संकट 1961 से लेके 1962 के मध्य क्यूबा संकट रहा। क्यूबा जो देश है अमेरिका का पड़ोसी देश है। क्यूबा के जो शासक थे फिदेल कास्त्रो थे, और क्यूबा संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रभाव में था। संयुक्त राष्ट्र क्यूबा जो है रूस के प्रभाव में था। क्यूबा में यूएसएसआर ने, यूएसएसआर मीन्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ सोवियत संघ। क्यूबा में सोवियत संघ ने मिसाइलें तैनात की, और उन मिसाइलों का जो डायरेक्शन था वो अमेरिका की तरफ था। शीत युद्ध का समय था। अमेरिका भी अपनी सुरक्षा के लिए आशंकित था, और अमेरिका ही जो है क्यूबा की तरफ जांच के लिए अपना दल, अपने विमान भेजता रहता था। क्यूबा में अमेरिकी जो विमान थे B-2, उन्होंने उड़ते हुए जहाज़ों से फ़ोटो लिया कि क्यूबा में मिसाइलें लगी हुई हैं जिनका डायरेक्शन अमेरिका की तरफ है। क्यूबा के उस समय मैंने बताया आपको फिदेल कास्त्रो थे राष्ट्रपति। रूस के उस समय निकिता खुश्चेव थे। अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी। अमेरिका ने क्यूबा से मिसाइलें हटाने के लिए कहा। क्यूबा ने मिसाइलें हटाने से मना कर दिया।
अमेरिका ने डेडलाइन दे दी, हाँ, अमेरिका ने डेडलाइन दे दी क्यूबा को, यदि मिसाइलें नहीं हटीं तो क्यूबा पर हमला कर दिया जाएगा। पूरा विश्व इस डर में आशंकित था कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए, और दोनों महाशक्तियाँ रूस और अमेरिका झुकने के लिए तैयार नहीं थे। अंत में रूस ने अपनी मिसाइलें हटाने का अमेरिका से वादा किया, और तीसरा विश्व युद्ध होने से बचा। बाद में मिसाइलें हटा ली गई क्यूबा से। उस समय चीन के राष्ट्रपति थे माओ सेतुंग। माओ सेतुंग को जो इस बात का काफ़ी बुरा लगा, उन्होंने निकिता खुश्चेव से जब मुलाकात हुई तो कहा कि आपकी वजह से हमें काफ़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी, और आपने जो किया कदम आपका सही नहीं था। माओ सेतुंग ने कहा कि अमेरिका तो केवल एक कागजी शेर है, इससे आप डर गए। इसका निकिता खुश्चेव ने जवाब दिया कि अमेरिका कागजी शेर जरूर है, क्यों, परंतु उसके कागज़ों में परमाणु बम के बटन हैं, परमाणु बम हैं उनमें। तो इस तरह क्यूबा संकट का समाधान हुआ। फिर शीत युद्ध के समय संयुक्त राष्ट्र संघ पर भी हमें शीत युद्ध की छाया दिखाई देती है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी रूस और अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख विषयों पर भी आपसी उनमें सहमति नहीं बनी। कई प्रश्न ऐसे आते रहे जिसमें कभी रूस तो कभी जो है अमेरिका वीटो करता। शीत युद्ध के क्या दायरे थे? शीत युद्ध के अंतर्गत दुनिया के देश अपने सैनिक अड्डे बनाना अमेरिका भी जो है अड्डे बनाना चाहता था, रूस भी अड्डे बनाना चाहता था, और उन सैनिक अड्डों पर सैनिकों को सुविधाएं प्राप्त करना उनका प्रयास था। वहाँ से तेल प्राप्त करना, गैस प्राप्त करना, खनिज प्राप्त करना, एक दूसरे की गुप्तचर सूचनाएं प्राप्त करना, ये सारे प्रयास थे।